आशुतोष, सबसे पहला सवाल आपसे। मैंने बड़ी भूमिका बांधी, कुछ आंकड़े रखे, हाल फिलहाल के घटनाक्रम देखे, विपक्षियों का आरोप देखा और सत्ता पक्ष का डिफेंस भी देखा। आपको क्या लगता है, विपक्ष का ये आरोप बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, कितना जायज? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कैन यू हियर मी? यस, नाउ इट्स ऑडिबल। जी। मुझे लगता है कि 9.5 साल के आसपास अब हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को आए हुए। अगर ये सवाल किसी अंधे आदमी से भी पूछा जाता तो वो कहता कि ये तो विच हंटिंग है। इसमें अब सब कुछ स्वयं सिद्ध है। इसमें कुछ भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि दरअसल किन के खिलाफ केस है, किन के खिलाफ केस नहीं है। देखिए, बहुत सीधा सा मामला। मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किसी और सरकार ने किया है। सरकारें करती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट लेने के लिए किस तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। हम सब उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से, जिस एरोगेंस से, जिस ब्रेजेन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसकी कोई मिसाल भारत की आजादी के बाद के इतिहास में आपको नहीं मिल सकती, अगर आप इमरजेंसी को छोड़ दे तो। अब इसमें यह सवाल बेमानी हो गया है कि दरअसल ईडी क्यों और किस लिए इस्तेमाल करती है और किस लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल हुआ यह कि जब सीबीआई को तमाम राज्य सरकारों ने कहा कि भाई हम सीबीआई को अपने यहां कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक ऐसे कानून के तहत है कि आपको किसी और राज्य में अगर कार्रवाई करनी है तो आपको उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी या उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। जब वो रास्ता बंद होने लगा तब ईडी का इस्तेमाल शुरू हो गया और ईडी का मामला सिर्फ हवाला ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता। आज की तारीख में ईडी का इस्तेमाल हर उस मामले में होता है जहां ईडी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। अब आप देखिए कितनी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है कि जिस शख्स को आपने 8 महीने तक जेल के अंदर रखा, 8 महीने तक उसको जेल के अंदर रखा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस महोदय सवाल पूछ रहे हो, कह रहे कि भाई आपके पास सबूत क्या है। और वहां पर जो इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो हकला रही, वहां पे जो उनके जो वकील हैं वो हकला रहे। जस्टिस खन्ना कह रहे वेयर इज द प्रूफ? दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ इज द रिसिपिएंट, वेयर इज द एविडेंस? एक्सेप्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ दिनेश अरोड़ा, इज देयर एनी अदर एविडेंस? यानी एक आदमी को आपने पकड़ा, वो अप्रूवर बन गया, अप्रूवर बनने के बाद आप उसकी बात, उसके कहने के ऊपर आपने एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आपने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके वो 8 महीने से जेल के अंदर है। और जब कोर्ट में पूछा जा रहा है कि आपके पास सबूत क्या है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। जस्टिस खन्ना फिर कहते हैं मनीष सिसोदिया इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दिस। दिस इज द स्टेटमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट। विजय नायर इज देयर बट मनीष सिसोदिया इज नॉट इन दिस पार्ट। हाउ विल यू ब्रिंग हिम अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? अब आप सोचिए कि यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट पे सवाल, यह सवाल जो है वो जो जुडिशरी की सबसे निचली पायदान है, वहां क्यों नहीं पूछा गया? लोकल कोर्ट को पूछना चाहिए था, हाई कोर्ट पे सवाल पूछा जाना चाहिए था। तो ये एक पूरा सिस्टम बन गया है इस देश के अंदर, जहां इंसाफ की उम्मीद तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ एजेंसीज का इस्तेमाल और जुडिशियल सिस्टम, उसमें भी तमाम खामियां पैदा हो गई। सुप्रीम कोर्ट लेकिन चलिए, कम से कम आशुतोष, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक चेक एंड बैलेंस बैरियर लगा हुआ है और कम से कम लोकतंत्र की गरिमा यहां पर बनी हुई है। अगर ये लोकतंत्र है तो फिर मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आप किसी आदमी को 8 महीने तक जेल के अंदर डाल दें, हम और आप तो जेल नहीं गए हैं, लेकिन जेल और पुलिस थाने जाने में इस देश में क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानती हैं। पूरा परिवार तबाह हो जाता है। टेलीविजन चैनल्स पर लगातार जिस तरीके से खबरें चलती हैं, उस परिवार के बारे में सोचिए, उन बच्चों के बारे में सोचिए, उनके रिश्तेदारों के बारे में सोचिए, उनके दोस्तों के बारे में सोचिए, जिनको रोज ये बताया जा रहा है टेलीविजन चैनल के ऊपर है कि ये फला आदमी आपका दोस्त, आपका पति, आपका बाप, आपका बेटा, ये भ्रष्टाचारी है और इसने देश के साथ गुनाह किया है। और 8 महीने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है तो आपके पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, अगर ये लोकतंत्र है तो फिर हम सबको सोचना चाहिए कैसा लोकतंत्र।